आज हम समय में ठीक 100 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे दौर का विश्लेषण करने जहां न कोई आधुनिक मशीन थी और न ही आज जैसी भागदौड़। हम भारतीय ग्रामीण जीवन की उस भूली बिसरी समझदारी, कमाल की शारीरिक मजबूती और गहरे आपसी भाईचारे की बारीकियों को समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा आज की सुबह की तुलना उस दौर से करते हैं। आजकल हमारी आंख स्मार्टफोन के कर्कश अलार्म से खुलती है और बाहर हवा में जहरीला धुआं होता है, लेकिन 100 साल पहले तब किसी अलार्म की जरूरत ही नहीं होती थी। मुर्गे की तेज बांग, चिड़ियों का शोर और हवा में तैरती मिट्टी की वो सौंधी-सौंधी महक ही सबसे बेहतरीन प्राकृतिक अलार्म का काम करती थी। एकदम अलग दुनिया, है ना? भाग 1, सुबह की जादुई शुरुआत, प्रकृति के साथ जागना। सूरज निकलने से पहले ही गांव में काम शुरू हो जाता था। चक्की पीसने की मीठी मीठी आवाजें गूंजने लगती थी। कुएं से भारी बाल्टियां खींचना, आंगन लीपना और खेतों में बैलों के साथ हल चलाना। सच मानिए, ये काम आज के किसी भी महंगे जिम वर्कआउट से कहीं ज्यादा दमदार थे। इसी कड़ी मेहनत ने उस समय के लोगों को बिल्कुल फौलाद जैसी ताकत दी थी। भाग 2, मिट्टी के महलों का सुकून, धरती के साथ तालमेल। उस जमाने के घर आज की तरह लोहे या सीमेंट के बंद पिंजरे नहीं होते थे। वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली थे। मोटी मिट्टी, गाय का गोबर और पके हुए लाल खपरेल, बस इन्हीं चीजों से घर बनते थे। और सबसे कमाल की बात क्या है, अगर ये घर कभी गिर भी जाए तो उनका मलबा बिना प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए चुपचाप वापस धरती में समा जाता था। सच्ची सस्टेनेबिलिटी तो यही थी। अब इस इंजीनियरिंग को देखिए, बिना किसी बिजली या मशीन के एकदम मुफ्त क्लाइमेट कंट्रोल। मिट्टी और गोबर की वो मोटी दीवारें इतनी शानदार होती थीं कि भयंकर तपती गर्मियों में भी घर अंदर से बर्फ जैसा ठंडा रहता था, और कड़ाके की सर्दियों में बिल्कुल एक सुखद भट्टी की तरह गर्म। ये उस दौर की बेजोड़ समझदारी का बेहतरीन सबूत है। पानी लाना उस वक्त एक पूरा मिशन हुआ करता था। सिर पर भारी घड़ों का गजब का संतुलन, मीलों तक पैदल चलना और फिर गहरे कुएं से ताकत लगाकर बाल्टी खींचना। लेकिन ये सिर्फ एक उबाऊ काम नहीं था। रास्ते भर गांव की खबरें, सुख दुख सब बंटता था। सच कहें तो ये महिलाओं के लिए उस समय का ओरिजिनल सोशल नेटवर्क था। मेहनत और मेलजोल का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। भाग 3, शुद्ध भोजन और देसी खेती, गांव का पेट भरने का पवित्र कर्तव्य। खेती का गणित तब बहुत सीधा था, 100% प्राकृतिक, न कोई केमिकल, न ट्रैक्टर का धुआं। फसलें पूरी तरह से गाय के गोबर, सूखी पत्तियों और किसानों के खून पसीने से लहलहाती थीं। इसी वजह से उस अनाज में जो ताकत और शुद्धता होती थी, वो आज के दौर में आसानी से ढूंढने नहीं मिलती। खाने की बात करें तो आज के माइक्रोवेव और पैकेट वाले फास्ट फूड में तो शायद ही कोई पोषण बचता है, लेकिन तब मिट्टी के चूल्हे पर पीतल और मिट्टी के भारी बर्तनों में खाना धीरे धीरे पकता था। इस स्लो कुकिंग प्रोसेस से खाने की असली ताकत और सारा स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहता था। जरा उस वक्त की डाइट पर गौर करते हैं। खेत से सीधे आई ताजी सब्जियां, घर का शुद्ध सरसों का तेल, असली देसी घी, हाथ से निकाला गया सफेद मक्खन और सिलबट्टे के मसालों के साथ बाजरे और ज्वार की मोटी रोटियां। ये कोई मामूली खाना नहीं था, ये वो ईंधन था जो इंसान को जीवन भर गंभीर बीमारियों से दूर रखता था। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब ये डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल फोन या महंगे गैजेट्स नहीं थे, तब बच्चों का बचपन कैसा होता था? बिना किसी आधुनिक तकनीक के बच्चे अपना मनोरंजन कैसे करते थे और इतने मजबूत कैसे बन जाते थे? भाग 4, असली बचपन और सच्ची शिक्षा, प्रकृति और बुजुर्गों से सीखना। उस वक्त कोई प्ले स्टेशन नहीं था, बल्कि पूरा गांव ही बच्चों के लिए एक विशाल प्लेग्राउंड था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बेखौफ चढ़ना, उफनती नदियों में छलांग लगा देना और धूल मिट्टी में सनकर कबड्डी खेलना, ये सब बच्चों की इम्यूनिटी को लोहे जैसा बना देता था। और रात को दादा दादी की वो सस्पेंस से भरी कहानियां जो बच्चों की इमेजिनेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती थी। और पढ़ाई, वो सिर्फ बंद कमरों में किताबें रटने तक सीमित नहीं थी। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी जीने के असल हुनर सीखते थे। बड़ों का सम्मान करना और यहाँ तक कि आसमान के तारों को देखकर मौसम का सटीक अंदाजा लगा लेना। प्रकृति के बीच हुई इस पढ़ाई ने ऐसे जिम्मेदार लोग तैयार किए जो किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर सकते थे। भाग 5, जड़ी बूटियों का चमत्कारी इलाज, आधुनिक अस्पतालों के बिना स्वास्थ्य। लोग दिन भर इतनी मेहनत करते थे कि बीमार पड़ने का सवाल ही कम उठता था।
लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो उनकी अपनी रसोई ही उनका सबसे बड़ा अस्पताल थी। हल्दी, अदरक, तुलसी और नीम के पत्ते, ये चीजें बिना किसी साइड इफेक्ट के एकदम जादुई असर करती थीं। ये उनकी अपनी परखी हुई घरेलू फार्मेसी थी। और गांव के जो वैद्य होते थे, उनकी काबिलियत तो बस पूछिए मत। उन्हें किसी महंगी एमआरआई या स्कैन मशीन की जरूरत नहीं थी। बस उंगलियों से नब्ज पकड़ी और बीमारी का एकदम सटीक पता लगा लिया। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वे इस अचूक इलाज के लिए भारी भरकम फीस नहीं मांगते थे, बल्कि सच्ची सेवा भावना से केवल थोड़ा सा अनाज या ढेर सारी दुआएं ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। भाग 6, अटूट भाईचारा और भव्य त्योहार। सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क। गांव में चौपाल पूरे समाज की जान हुआ करती थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे समझदार बुजुर्ग बड़े से बड़े और उलझे हुए विवादों का निपटारा मिनटों में कर देते थे, वो भी बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। इस शानदार व्यवस्था ने एक ऐसा समाज बुना था जो जाति, धर्म या अमीरी गरीबी की दीवारों से बहुत ऊपर था, एकदम एकजुट। शादियां हों या त्योहार, ये किसी इवेंट कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं होते थे। पूरा गांव मिलकर इन्हें अपनी जिम्मेदारी मानता था। बांस से मंडप सजाना, होली पर तेसू के फूलों से बने असली रंग और दिवाली पर शुद्ध सरसों के तेल के दिए झिलमिलाना। इन जश्नों में कोई झूठा दिखावा नहीं था, बस सुरीले लोकगीत और दिल से निकली सच्ची खुशियां होती थी। इस पूरे दौर को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है कि गांव सिर्फ मिट्टी के घरों का कोई झुंड नहीं था, बल्कि वो एक इकलौता अटूट परिवार था। ये आपसी भरोसा इतना पक्का था कि जब भी कोई मुसीबत आती, पूरा गांव एक विशाल ढाल की तरह खड़ा हो जाता था। कोई बाहरी खतरा हो या मानसिक तनाव, ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। तो अब सोचने वाली बात यह है, आधुनिक सुविधाओं और तेज रफ्तार की इस अंधी दौड़ में हम मानवीय जुड़ाव, सच्ची सेहत और मन की उस शांति को कहीं बहुत पीछे तो नहीं छोड़ा है? आखिर इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की हमने असल में क्या कीमत चुकाई है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।